ओके। तो हमने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट समझ लिया था जो बोहर ने बताया था। थर्ड पॉइंट पे आ रहे थे अपन। थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग एनर्जी था। थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग एनर्जी था। हमने बोहर ने बताया था कि जो सेकंड पॉइंट था उसमें कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूमता है, जिनमें वो अलाउड है घूमने के लिए, उन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इन ऑर्बिट्स में ना वो ईएम वेव रेडिएट नहीं करता, तो उसकी एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है ऐसी ऑर्बिट्स में, और वो इन्हीं ऑर्बिट्स में हो सकता है। तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज की ही इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स हो सकती है। अब वो एनर्जी स्टेट्स क्या हो सकती है वो अपन समझते हैं थर्ड पॉइंट में। वो एनर्जी स्टेट्स क्या होती है वो समझते हैं थर्ड पॉइंट में। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की? हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के बाद तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। और पोटेंशियल एनर्जी, दो पार्टिकल चार्ज वाले एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, तो उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो आपने शायद पढ़ा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस, ऐसा लिखते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें याद रखना रहता है कि चार्ज विथ साइन डालते हैं हमेशा अपन। चार्ज विथ साइन पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो न्यूक्लियस का साइन मैंने प्लस लिखा है, नहीं लगाऊंगा प्लस तो भी समझ चलता है। और इलेक्ट्रॉन को मैंने ध्यान रखा माइनस ही लिखना। तो काइनेटिक एनर्जी, अब तुम बी का एक्सप्रेशन ये तुम्हारे पास है, ये रखकर तुम निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन एक छोटी सी चीज, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जरा देखो ये क्या आ रही है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। माइनस के जेड स्क्वायर बाय। और यहाँ एक एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 जो थी, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, इट इज एम वी स्क्वायर। so this is nothing but minus mv square. This is minus mv square, and kinetic energy is half mv square. So you can observe that potential energy is nothing but minus of ke by 2. Potential energy is nothing but minus of ke by 2. चलिए अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी, दो तरह की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सम कर दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम विल बी टोटल एनर्जी। सर हाँ बोलिए। काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 आएगा ना? क्यों बेटा? बताइए क्यों? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। Yes sir, 2 multiply. यस सर। काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, अच्छा वो वहां बोल रहे हो आप? ओके ओके सॉरी, यहाँ सही कह रहे हो। चलो बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को यार आपने ऐसे रिप्लाई करा, है ना। मुझे पता तो चला क्लास में बैठे बच्चे। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई -2 टाइम के, है ना। अब सही हो गया शायद वो। तो पोटेंशियल एनर्जी को -2 के लिख दो, या के को लिख देते हैं अपन -u/2। के को -u/2 लिख देते हैं, तो इसको -u/2 प्लस u, तो ये u/2 आ जाएगा टोटल एनर्जी, है ना। बिकॉज u प्लस के इज -u/2, तो ये u/2 आ गई। अब u कितना था वो एक्सप्रेशन लिखा था, उसका आधा लिख दो यहाँ पे, तो माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r। और r का एक्सप्रेशन आप जानते हो, आपके पास लिखा था ये रहा ऊपर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। और मैं सजेस्ट करूंगा कि r का एक्सप्रेशन याद रखना, तो वो पुट कर देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में टी लिख रहा हूं यहाँ पर, उसका एक्सप्रेशन आ गया। माइनस साइन के साथ ये 2 से 2 कैंसिल होके 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e टू द पावर 4 पाई स्क्वायर लिख चुका हूं मैं, m हो चुका है, k हो चुका है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बाहर लेके यहाँ पे n स्क्वायर लगा देते हैं। तो आपको याद ही होगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर टाइम -13.6 ये एनर्जी आती है। तो दिस नंबर इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। और ये जो एनर्जी दिख रही है हमको, ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी वैल्यू अगर देखे तो आपको याद होगा रिडबर्ग कांस्टेंट कुछ होता है जो बामर ने दिया था, या रिडबर्ग इक्वेशन में आता है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू c इनटू h, इसकी वैल्यू 13.6 आती है, जो मैं साइड में कहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू rch। r is Rydberg constant, c is speed of light, h is Planck constant। ये जो एनर्जी एक स्पेशल एनर्जी जैसा है, इसको बोलते हैं वन
1 Rydberg ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं अपन? 1 Rydberg एनर्जी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो कॉल्ड 1 Rydberg एनर्जी। ये याद रहेगा आपको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्जेक्टली इक्वल टू RCH। ये याद रहेगा, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एनर्जी का सर एक एक्सप्रेशन डाउट था, हाँ बोलिए बोलिए। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद करना जरूरी है कि सिर्फ ऐसे ही है? नहीं देखो, मैंने सिर्फ रेडियस याद रख रखी है, मुझे रेडियस याद है, उससे मैं हर चीज जब मेरे को जरूरत पड़ती निकाल लेता हूँ। तो एक रेडियस का याद रखो एक्सप्रेशन, और या फिर आपको पूरा डेरिवेशन करते हमेशा आना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेटली इतना सब याद होता नहीं है, तो डेरिवेशन कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलो कुछ चीजें जैसे याद होनी चाहिए, जैसे कि टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे टोटल एनर्जी आप ध्यान से देखो मास के प्रोपोर्शनल है, ये काम की चीज है, इसे याद रखना। टोटल एनर्जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है। टोटल एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। तो क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, जब क्वेश्चन बहुत सारे करोगे ना तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी आपको। क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक बच्चा याद कर ही लेता है। चलो, तो टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। अब एक्सप्रेशन देखकर हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे n बढ़ाऊंगा मैं, जैसे जैसे n बढ़ाऊंगा तो जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? कम होगी, है ना, क्योंकि n डिनोमिनेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी और बाहर माइनस साइन है, तो एनर्जी बढ़ेगी। तो व्हेन n इज इंक्रीज एनर्जी इज इंक्रीजिंग। हमें समझ में आ रहा है n बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ समझ में आया था n बढ़ाने से रेडियस बढ़ रही थी। तो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं जैसे जैसे n बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। न्यूक्लियस से दूर जाते हैं प्लस एनर्जी भी बढ़ती है, n बढ़ाने से ये सब हो रहा है। इज दिस क्लियर? यस, ओके। नाउ अब हमने थर्ड पॉइंट भी समझ लिया बोहर मॉडल का, फोर्थ पॉइंट समझते हैं अपन। बोहर ने बताया और हमें काफी इंट्यूटिव भी लगा कि किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहने की कोशिश करते हैं, सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल पे रहने की कोशिश करते हैं। उस एनर्जी लेवल को अपन बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो ये जो हमने एनर्जी निकाली थी टोटल एनर्जी, ये पूरे एटम की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस के सिस्टम की एनर्जी है। सिस्टम की एनर्जी कम होने के लिए आपको n को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि n बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही थी, n कम रखना पड़ेगा। n की सबसे लोएस्ट वैल्यू जो 1 होती है उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज द स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी। किसी भी एटम में अगर हम उसको छोड़ देंगे तो अपनी ग्राउंड स्टेट पे रहना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी और स्टेट में है, n की किसी और वैल्यू पर है इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा है, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। अदर स्टेट जो आती है, दूसरी जो स्टेट्स रहती है n=1 के अलावा, उन्हें बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। r की वैल्यू, इस r की जो वैल्यू होती है इट इज 1.1 इंटू 10 पावर प्लस 7, 1.1 10 पावर 7, इस ये वैल्यू कुछ आती है इसकी पर मीटर, r की वैल्यू। ठीक है, अराउंड 1 इंटू 10 पावर 7। चलिए, ग्राउंड स्टेट n=1 स्टेट, n=1 स्टेट की एनर्जी सबसे कम थी, तो एटम चाहता है इस एनर्जी स्टेट में रहना। ये बोहर ने बताया हमें, और ये हमको थोड़ा इंट्यूशन से लग भी रहा था कि सही बात है, ऐसा होना चाहिए। और बाकी जो स्टेट्स होती है इनकी अलग वैल्यू वाली जो स्टेट होगी n=2, n=3, n=4, इन स्टेट्स को अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब बोहर ने बताया कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट एटम जा सकता है अगर उसे एनर्जी सप्लाई करी जाए। If you supply energy to atom, it may jump from ground state to some higher energy state. And in the process of jumping, it will absorb the amount of energy which is the difference of the energy of the two states. जिन दो स्टेट पे वो जंप कर रहा है, वो किसी स्टेट से किसी स्टेट जा रहा है, तो उन स्टेट की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो टोटल एनर्जी जो आएगी उन दो स्टेट की जो अलग अलग होगी, उनका जो डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी एटम अब्सॉर्ब करता है। ऐसा बताया रदरफोर्ड बोहर ने। फिर बोहर ने यह भी बताया कि एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट परमानेंट। एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट परमानेंट। इलेक्ट्रॉन में गो टू एक्साइटेड स्टेट, एटम में गो टू एक्साइटेड स्टेट, बट एक्साइटेड स्टेट्स आर टेम्परेरी। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स इज अबाउट 10⁻8 सेकेंड। करीब करीब 10⁻8 सेकेंड में जो हमारा एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एवरेज देखेंगे तो 10⁻8 सेकेंड इज द एवरेज लाइफ टाइम।
जब हायर एनर्जी स्टेट से वापस इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो किसी भी स्टेट पे आ सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी मान लीजिए 4 स्टेट बता दो, 4 से 3 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 4 से 3 2 1 ऐसे एक एक स्टेप वाइज भी आ सकता है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन it emits photon of the energy equal to energy difference of the two states। जब किसी हायर एनर्जी स्टेट से एटम किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उन एनर्जी स्टेट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट में बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन या एटम जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आता है, ये मान लीजिए कोई एक्साइटेड स्टेट थी और ये ग्राउंड स्टेट है या किसी लोअर एनर्जी की स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट आता है तो जो भी एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर, उस एनर्जी डिफरेंस का फोटोन मिलता है। इट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन व्हिच विल बी मीटेड। तो इलेक्ट्रॉन के जब ट्रांजिशन होता है, जब किसी हायर से लोअर एनर्जी आता है तो इसमें फोटोन निकलता है। ये हमको बताया बोहर ने। लाइट निकलती है, फोटोन मतलब लाइट या ईएम वेव बोल सकते हैं अपन। तो एटम प्रोड्यूसेस ईएम वेव व्हेन एटम इज गेटिंग डी एक्साइटेड। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या सारी चीजें क्लियर? यस सर, यस हाँ। सर। देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपने पढ़ा है ऑलरेडी केमिस्ट्री में, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो धीरे धीरे करें। आपको लग रहा है ज्यादा धीरे है तो अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं, अब जैसा बोलो। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो। तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी के फोटोन बनेंगे। अब एनर्जी डिफरेंस क्या लिखे? मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट कोई mh स्टेट थी और लोअर एनर्जी स्टेट कोई nh स्टेट थी, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं सपोज इलेक्ट्रॉन किसी mh एनर्जी स्टेट में था, वहां से n पे आ रहा है और जो m है वो नंबर बड़ा था n से, तो ये हायर एनर्जी स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट है। यहाँ से जहां जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो भी इनका एनर्जी का डिफरेंस होगा, एनर्जी ऑफ m स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ n स्टेट, ये बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू स्टेट। तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का क्या मिलता है? हमें फोटोन मिलता है, ये बताया था बोहर ने। अब फोटोन की एनर्जी जो होती है, याद करिए उसको अपन hc बाय लैम्डा या h इंटू न्यू लिख सकते हैं। और ये एनर्जी डिफरेंस, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला था, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। 13.6 को याद करिए, मैंने बताया था, ऊपर लिखा भी अभी भी, RCH होता है ना। 13.6 इज RCH। तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो HC और HC कैंसिल हो रहा है, माइनस अंदर ले जाओ, तो यहाँ से मिल गया मुझे 1 बाय लैम्डा इक्वल टू R टाइम 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, Z1 डाल देंगे हाइड्रोजन के लिए। ये जो फॉर्मूला नीचे आया ना हमारे पास, ये फॉर्मूला बोहर मॉडल से अभी अपन ने डिराइव करा, और ये फॉर्मूला हमें प्रैक्टिकली पता था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन से जो ईएम वेव निकल रही थी उनको हमने ऑब्जर्व कर रखा था पहले ही। बामर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पता करा था कि जो वेवलेंथ निकल रही है वो एक कुछ ऑर्डर फॉलो कर रही है। फिर लाइमन भी आए, बामर के बाद बामर पहले आए थे, फिर लाइमन, फिर ब्रैकेट, फंड, बाकी सब साइंटिस्ट लोगों के नाम पे सीरीज का नाम रखा अपन ने। तो सबसे पहली सीरीज जो डिस्कवर हुई थी बामर सीरीज थी। तो बामर ने एक फॉर्मूला भी दिया था कि वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, और उसी फॉर्मूले को जनरलाइज करके रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था ये। और इस फॉर्मूले से रिडबर्ग ने बताया था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेवलेंथ मिलती है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता था फॉर्मूला, समझे। और बोहर मॉडल से देखो यही डिराइव हो गया। समझे, हमें जो एक्सपेरिमेंटल चीज पता थी बोहर मॉडल से वही डिराइव हो गया। हैंस फिर बोहर मॉडल को काफी इज्जत मिल गई, सब लोगों ने माना कि हाँ बोहर ने कुछ सही कहा है, तभी तो एक्सपेरिमेंटल चीजें हमें पता चल गई। आ रहा है समझ में ये? यस सर। Yes, sir.
तो एक तरह से आप देखो अपन ने क्या क्या कर लिया। हमने एक तो बोहर मॉडल समझा है, बोहर ने क्या क्या बताया, फिर हमने अलग अलग एनर्जी स्टेट्स की एनर्जीज क्या होगी वो लिखना सीख लिया, वेवलेंथ क्या आएगी वो फॉर्मूला निकाल दिया हमने। हम उनको कोई भी बोले कि इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट से किसी स्टेट आ रहा है तो वेवलेंथ क्या निकलेगी बता सकता हूँ मैं, एनर्जी क्या आएगी वो भी बता सकता हूँ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, है ना। तो काफी क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास चीजें डेवलप हो चुकी है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन में जब हम हाइड्रोजन गैस को किसी चैम्बर में ले ले, किसी ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली और उसको हीटअप कर दिया, उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आ गया। आफ्टर हाइड्रोजन इज बिकमिंग इन एटॉमिक फॉर्म, उससे ना कुछ हमें ईएम वेव निकलते दिखती है। उन ईएम वेव की वेवलेंथ हमने समझी कि क्या क्या है। तो उन ईएम वेव को हमने एक एक्सिस पे प्लॉट करा। मैंने एक एक्सिस लिखा, एक मेरा नंबर लाइन जैसा एक्सिस बनाया, और जो जो वेवलेंथ मुझे मिल रही थी वहां पे मैंने एक मार्क बना दिया। ऐसा करने से मुझे क्या मिला कि मुझे ग्रुप्स मिलने लगे। मुझे पता चला कि एक ग्रुप पर्टिकुलर वेवलेंथ का मिलता है, फिर एक अगला ग्रुप मिलता है, फिर अगला ग्रुप मिलता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरह से मुझे लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। मुझे कुछ कुछ वेवलेंथ की लाइंस मिलती है, फिर कुछ वेवलेंथ की लाइंस मिलती है। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आता है वो समझा ही नहीं पा रहा था रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन बोहर मॉडल से उससे हमने समझा दिया। ये एक्सप्रेशन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को रिलेट करता है उसने बता दिया बोहर ने। अच्छा, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेवलेंथ मिलती है, उनके नॉमेनक्लेचर क्या है, ये भी आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वो भी अपन देख लेते एक बार। क्या होता है नॉमेनक्लेचर, जरा बताओ यार मुझे। सीरीजेस के नाम क्या आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्राकेट और पी फंड। बिल्कुल सही। तो सबसे छोटी जो वेवलेंथ की सीरीज होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, वो कौन सी होती है? लाइमन। लाइमन, बिल्कुल सही, लाइमन। है ना। जैसे अपन यहाँ पे बना रहे हैं हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब क्या होता है, मैं एक वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पर एनर्जी दिखा रहा हूँ, और मैं हाइड्रोजन के एटम में अलग अलग जो एनर्जी पॉसिबल है उसको मैं एक लाइन जैसा शो करूंगा। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल आ जाएगा। कितनी आती है n इक्वल टू 1 रखने पे एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन। फिर n इक्वल टू 2 रखने पे एनर्जी क्या आती है? -3.4। वेरी गुड। n इक्वल टू 3 रखने पे क्या आती है? 1.5। 1.5। पक्का? हाँ। मुझे 8 जैसा कुछ याद है। 1.54। 1.54। फिर नेक्स्ट 0.85। अच्छा, यहाँ 8 जैसा याद है। अच्छा, तो ठीक है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा करते जाओगे तो और n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे एनर्जी 0 आ जाती है। n इक्वल टू इन्फिनिटी रखने पे इसके बीच में काफी सारी यहाँ पे एनर्जी के लेवल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये जो एनर्जी लेवल है इनका एनर्जी डिफरेंस ही 10.2 का होता है, और यहां से फिर आखिरी तक का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आएगा ओनली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहां से कोई भी ऊपर का एनर्जी लेवल जो है वो, वहां से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो 10.2 या ज्यादा, 10.2 या ज्यादा का फोटोन बनेगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी या उससे ज्यादा की एनर्जी आएगी। तो एनर्जी ज्यादा आती है इसलिए वेवलेंथ कम आती है, बिकॉज एनर्जी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है ना। sc/λ अपन एनर्जी लिखते हैं तो लैम्डा छोटा तो एनर्जी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आता है, ग्राउंड मतलब n इक्वल टू 1 पे आता है, तो एनर्जी जो डेवलप होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वेवलेंथ कम आती है। वेवलेंथ कम आती है तो सारी कम वेवलेंथ का जो ग्रुप होता है m बिलोंग्स टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वहां से इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे आ जाए तो ऐसे जो फोटोन निकलते हैं उनको अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज के फोटोन। ठीक है। अच्छा, लाइमन सीरीज के जो फोटोन थे उनकी एनर्जी 10.2 या ज्यादा है। तो आप ये बता सकते हैं क्या किस ईएम वेव के किस पोर्शन में लाई करेंगे ये फोटोन? क्या ये विजिबल में लाई करेंगे, कि अल्ट्रावायलेट में लाई करेंगे, कि इंफ्रारेड में लाई करेंगे, कि रेडियो वेव होगी, कि गामा रे होगी? क्या इनका नाम क्या होगा? अल्ट्रावायलेट।
बिल्कुल सही है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये, अल्ट्रावायलेट। बिल्कुल सही। फिर अब इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर के एनर्जी लेवल से n = 2 में आए, ऊपर के एनर्जी लेवल से n = 2 में आए, मैं यहाँ पे स्पेस बना के लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी एनर्जी लेवल 3, 4, 5 एंड सो ऑन से लेके n = 2 में, तो इस केस में जो एनर्जी डेवलप होती है वो ये एनर्जी या ज्यादा होती है। यहाँ जो सीरीज का नाम दिया वो अपन ने क्या दिया, बामर। बामर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, एनी गेस क्यों? बामर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, क्यों? Visible region. विजिबल रीजन में आता है। वेरी गुड। क्या पूरी बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है? बिल्कुल सही मोइन, बिल्कुल सही मोइन। मोइन थोड़ा बोल के बता सकते हो इस चीज को, सभी बच्चों को पता चल जाएगा। फर्स्ट फॉर विजिबल में रहेगी और बाकी यूवी में। वेरी गुड। मोइन ने जैसा बताया पहली 4 वेवलेंथ जो होती है बामर सीरीज की वो ही लाई करती है विजिबल पे, पहली 4, बाकी सारी यूवी में होती है। तो बामर सीरीज पूरी यूवी में नहीं, पूरी विजिबल में नहीं होती है, ठीक है। कौन कौन सी 4 वेवलेंथ होती है विजिबल में? तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 आता है, या 4 से 2 आता है, या उसके ऊपर 5 से 2 आता है, या 6 से 2, है ना, वो यहाँ इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2, इन ट्रांजिशंस में हमें विजिबल पोर्शन में फोटोन मिलता है। आप अगर इनकी एनर्जी निकालो ना, या वेवलेंथ निकाल लेना इन केसेस की, वेवलेंथ तुम्हें निकालने का फॉर्मूला मिला है, पता है ये, इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डाल देना, वो 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स कुछ आता है, वो रख के एन और एम की जो वैल्यूज है रख देना, तो वेवलेंथ आ जाएगी। या आप चाहो तो एनर्जी निकाल लेना ये अपनी एनर्जी डिफरेंस वाले फॉर्मूले से, तो आप देखेंगे एनर्जी डिफरेंस या जो वेवलेंथ आएगी वो विजिबल रीजन में लाई करेगी। अराउंड 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम का होता है विजिबल रीजन, उसमें लाई करती है, उसके आगे की वेवलेंथ विजिबल में नहीं आती है। अच्छा, इसमें भी देखो जैसे जैसे अपन ये n को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगी ना, 6 से 2 की एनर्जी ज्यादा आएगी ना, सही बात है ना। 3 से 2 की एनर्जी के कंपेयर में 4 से 2 की एनर्जी ज्यादा होगी, 4 से 2 से 5 की 2 की और ज्यादा होगी, 5 से 2 से कंपेयर करो तो 6 से 2 की एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो ये जो एनर्जी होती है ना 3 से 2 की, ये रेडिश कलर की वेवलेंथ प्रोड्यूस करती है, रेड फोटोन कुछ प्रोड्यूस होता है, और आखिरी वाला वॉयलेट फोटोन प्रोड्यूस होता है। तो आप ऐसा भी पूछ सकता कोई आपसे, इनमें से कौन रेड कलर कौन वॉयलेट कलर का होता है, तो 6 से 2 ट्रांजिशन में आता है वॉयलेट वाला फोटोन। समझ में? याद रहेगा ये बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके। फिर बामर के बाद नेक्स्ट सीरीज का नाम क्या होता है? पैशन। क्वेश्चन। चलो, पाषाण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा होता है? लाइमन में किसी हायर से 1 पे, बामर में किसी हायर से 2 पर, पाषाण में किसी हायर एनर्जी लेवल से n = 3 पर। थर्ड पे। 3 हाँ, पर। बिल्कुल सही है ना। और ऐसे अगली वाले में किसी हायर से n = 4 पे आता है, और आगे नाम चलते जाएगा। तो ये सीरीजेस होती है। और अच्छा हाँ, ये बामर के बाद सारी फिर इंफ्रारेड में लाई करती है, उन सबकी एनर्जी काफी कम आती है तो सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। बिल्कुल सही, ये किसने बताया था? संजना ने, बिल्कुल सही संजना। चलो, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अपन ने चीजें समझी। अच्छा, किसी भी जैसे लाइमन सीरीज की बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी फर्स्ट वेवलेंथ क्या है लाइमन सीरीज की, तो फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब होता है जो उसमें लोएस्ट एनर्जी आ सकती है, या सबसे बड़ी वेवलेंथ जो आएगी। फर्स्ट वेवलेंथ मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ, फर्स्ट वेवलेंथ मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ या लोएस्ट एनर्जी। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ कोई पूछे मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन पूछ रहा है। बामर सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ पूछे मतलब 3 से 2 का ट्रांजिशन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ नहीं होता, सबसे बड़ी वेवलेंथ होता है। और जैसे जैसे अपन सेकंड थर्ड वेवलेंथ पे जाएंगे वेवलेंथ कम होते जाएगी सीरीज में, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। फर्स्ट वेवलेंथ मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ। दूसरी चीज, सीरीज लिमिट भी कई बार पूछी जाती है। सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट बताओ, ऐसा पूछ लेते हैं। जैसे बामर सीरीज की सीरीज लिमिट बताओ। सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट वेवलेंथ। लास्ट वेवलेंथ का मतलब होता है सबसे छोटी वेवलेंथ।
स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब n इक्वल टू इंफिनिटी से लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन। जैसे अगर बामर की बात करूं तो बामर की सीरीज लिमिट आएगी इंफिनिटी से 2 में, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है तो बामर की सीरीज लिमिट आएगी। लाइमन की सीरीज लिमिट पूछे तो इंफिनिटी से 1। लाइमन की सीरीज लिमिट की एनर्जी क्या होगी? इंफिनिटी की एनर्जी 0, 1 की एनर्जी 13.6, डिफरेंस क्या आएगा? 13.6। तो लाइमन की सीरीज लिमिट की आप तुमसे वेवलेंथ पूछे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन की वेवलेंथ बता देना। याद रहेगा ये? Yes, sir. ठीक है। फिर एक चीज और जो बच्चे कभी कभी गलती कर लेते हैं उसको ध्यान से याद रखना है आपको। ये ग्राउंड स्टेट की n इक्वल टू 1, उसके बाद जो n इक्वल टू 2 होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 2 स्टेट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का जो नंबर होगा उससे एक ज्यादा n की वैल्यू होगी। जैसे मैं बोलूं कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में आ रहा है तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5 से ग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। चलो उसके बाद फिर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं अपन को स्पेक्ट्रम में कि एटम्स दे दिए और बोला कि एटम्स को अपन ने एक्साइट कर रखा था। अब वहां से जब एटम डी एक्साइट हो रहा है तो 6 तरह के फोटॉन्स बन रहे है ना। एटम की किसी एक्साइटेड स्टेट में वैल्यू है, एटम किसी एक्साइटेड स्टेट में है और वहां से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट आ रहा है तो कितने तरह के फोटॉन बन रहे हैं वो आपको बता दिया। अब शायद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी nth एनर्जी लेवल पे है वहां से ग्राउंड पे आना है तो बीच में बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, n-2 n-3 सेकेंड 3 ऐसा। तो अगर इलेक्ट्रॉन n से 1 आना चाहता है तो n से 1 आने के लिए मेरे पास बीच में देखो n लाइन से, टोटल ये काउंट करोगे तो n लाइन से, n एनर्जी लेवल से इनमें से किन्हीं भी दो में ट्रांजिशन कर सकता है। तो किन्हीं भी दो में ट्रांजिशन हो सकता है मतलब nc2 इतने तरह के फोटॉन बन सकते हैं। nc2 will be the types of photon emitted for transition from n equal to n to 1। अगर मेरे पास बहुत सारे एटम्स है और सबकी सब nth स्टेट में है, वहां से वो सब ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं तो हर एटम में अलग अलग तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं और टोटल जो फोटॉन्स के टाइप्स मुझे दिख सकते हैं, कितने तरह के फोटॉन मिल सकते हैं, कितनी अलग अलग एनर्जी के फोटॉन मिल सकते हैं, वो नंबर आया था nc2। और nc2 तो आप शायद जानते होंगे वो होगा n इंटू n माइनस 1/2। मैथ से पढ़ाते हैं अपन को कि nc2 मतलब होता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना है। जैसे कह दिया मैंने कि एक हाइड्रोजन एटम्स का सैंपल है जिसमें सारे एटम्स है ना किसी एक्साइटेड स्टेट में थे, वहां से जब वो ग्राउंड में आ रहे हैं तो टोटल 6 तरह के फोटॉन बन रहे हैं। अब 6 तरह के फोटॉन बन रहे हैं, इससे समझ में आ गया कि n क्या है। क्या आएगा बताओ n? 6 तरह के फोटॉन बन रहे हैं तो n क्या आएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, 4 आ जाएगा, है ना। n 4 आ जाएगा तो 4 से 1 में आने में टोटल 6 तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, एक सिंगल एटम दे दिया आपको, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको एक सैंपल दिया था, अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने बोला कि 6 तरह के फोटॉन बन रहे, मैंने वहां बोला था सैंपल है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसमें हमको ये कह देते हैं कि हमारे पास एक अकेला एटम, उस अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में, उस अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो कितने तरह के फोटॉन बन सकते हैं, वो आपको पूछ लिया तो क्या बताओगे? मान लो इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में था, वहां से ग्राउंड स्टेट तक आना है उसे, तो कितने तरह के फोटॉन आ सकते हैं उस केस में? n से ग्राउंड आने में कितने तरह के फोटॉन आ सकते हैं? अकेला एटम है, सिंगल। तब हमारे पास आंसर हो जाएगा फोटॉन का नंबर क्या आ सकता है उसका n-1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो बोर्ड पे सीखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे पास एक एटम है ओनली, वो किसी एक्साइटेड स्टेट में था n में, वहां से वो ग्राउंड स्टेट आ गया, तो कितने फोटॉन आ सकते हैं? तो n से हो सकता है वो डायरेक्ट 1 पे आ जाए तो एक ही फोटॉन बनेगा, n से बीच के किसी लेवल पे आए और वहां से 1 पे आए
एक ट्रांजिशन ये हुआ, फिर ये हुआ, तो 2 फोटोन बनेंगे। n से n-1 पे आए, फिर n-1 से n-2 पे आए, स्टेप बाय स्टेप करके आए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आएगा तो टोटल कितने फोटोन आ सकते हैं? n-1 फोटोन आ सकते हैं, क्योंकि बीच में कितनी स्टेप हो जाएगी, n से 1 के बीच में टोटल n-1 गैप होगी, तो n-1 नंबर ऑफ फोटोन आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे पास सिंगल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन n से ग्राउंड आ रहा है, कितने फोटोन आ सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इतने बन सकते हैं। हो सकता है एक ही बने, हो सकता है इतने बने, वी कैन नॉट से कि कितने बनेंगे एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट पूछा मैक्सिमम कितने बन सकते, तो n-1। लॉजिक समझ में आया ये? अब यहाँ पे फर्क क्या होता है, एक अकेला आइटम दिया है, और पहले क्या बात करी थी अपन ने, सैंपल की बात करी थी। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें एक अकेला आइटम दिया है बहुत कम होते हैं, है ना। आपको ऐसा हर किसी क्वेश्चन में नहीं सोचना है, जब स्पेसिफिकली लगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि सिंगल आइटम लिया गया है, तभी आपको ऐसा सोचना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वरना आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्पेशल है, इसको हर जगह मत लगाते बैठना। फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो एक खास कॉन्सेप्ट और बच रहा है अपना, वो समझते हैं अपन। अभी तक किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है किसी को अभी तक की चीजों में? नो क्या कोई सर। डाउट है? हाँ बोलिए। ओके, शायद कोई डाउट नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ पर आएगी? नयन पूछ रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ पर आएगी, सीरीज लिमिट में हाईएस्ट वेवलेंथ या लोएस्ट? सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट वेवलेंथ या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, मतलब लोएस्ट वेवलेंथ। सीरीज लिमिट मतलब कि इंफिनिटी से सबसे लो वाला जो ट्रांजिशन हो सकता है, सीरीज लिमिट हमेशा मतलब छोटी वेवलेंथ। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा पॉइंट अपना समझना बचा था। देखो, हाइड्रोजन का अपन ने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। हाइड्रोजन में n=1 से n=2 का जो गैप होता है वो 10.2 का होता है। किसी और एटम की बात करें तो वहां पर जो एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है वो आती है -13.6 इंटू Z²/n²। वहां Z² भी आता है किसी और एटम में। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यहाँ भी एनर्जी डिफरेंस मुझे चाहिए 10.2। मुझे किसी n और m एनर्जी लेवल, ये n की एनर्जी लेवल है, m एनर्जी लेवल की एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/m²। और जो ये एनर्जी डिफरेंस है, मान लो कि m बड़ा था, एनर्जी ऑफ m माइनस एनर्जी ऑफ n लिख देंगे अपन, जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1/n² माइनस 1/m² इंटू Z² आ जाएगा। ये भी मुझे 10.2 चाहिए। इफ डेल्टा E इज 10.2 तो n और m की वैल्यू क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ Z? बताओ। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसकी nth और mth एनर्जी लेवल की वैल्यू ये हो जाएगी, तो डिफरेंस ये होगा। अगर डिफरेंस जो आ रहा है मुझे चाहिए 10.2, डिफरेंस 10.2 होना चाहिए, तो n और m की वैल्यू क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ Z? बताओ। n और m की वैल्यू चाहता हूं मैं आपसे इन टर्म्स ऑफ Z, बताओ। मुझे डिफरेंस 10.2 का चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे पास एक आंसर आया है 1,2। थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। मैंने देखो आपको 10.2 का एनर्जी डिफरेंस चाह रहा हूं, लेकिन ये जो मेरे पास एटम है ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z है, हाइड्रोजन नहीं है ये। अमन का आंसर सही आया, वेरी गुड अमन।
अमन ने बोला कि n होना चाहिए z और m होना चाहिए 2z। सभी बच्चे चेक कर लो, यही होगा ना। यहाँ पे z और यहाँ 2z रखूंगा तो z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 का डिफरेंस बचेगा जो 10.2 आता है हाइड्रोजन में। चेक कर लो। आ रहा है क्या समझ में? क्या है, समझ में आया? किसी एटम जिसका एटॉमिक नंबर z है उसमें मैं z और 2z का एनर्जी लेवल देखूं। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम एग्जांपल की बात करते हैं, हीलियम का z होता है 2, तो हीलियम में 2 और 4 इसका एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो 10.2 आएगा। Li2 पॉजिटिव में लिथियम में, Li2 पॉजिटिव में, Li2 पॉजिटिव लिथियम में 3 और 6 का एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो 10.2 आएगा। किसी एटम में जिसका एटॉमिक नंबर z है जो हाइड्रोजन लाइक है, किसी एटम में जिसका एटॉमिक नंबर z है जो हाइड्रोजन लाइक है, उसमें z और 2z जो एनर्जी लेवल होते हैं इनका डिफरेंस 10.2 आता है। z और 2z, जैसे हीलियम का एग्जांपल की बात करें, He प्लस हीलियम आयन की बात करें अपन, उसमें 2 और 4 एनर्जी लेवल का डिफरेंस 10.2 आएगा। आप चेक कर सकते हो। बोलिए नारायण, समझ में आ रहा है? हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में एनर्जी लेवल 4 और एनर्जी लेवल 2 का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो 10.2 आएगा। यस, तो इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि एक मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम बचा है, उसको मैंने आयनाइज कर दिया जिससे अकेला इलेक्ट्रॉन बचा उसके अंदर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में था, वहां से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तो उसने ना लाइमन सीरीज का फोटोन निकाला, हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज के फर्स्ट वेवलेंथ के बराबर वेवलेंथ का फोटोन निकाला। ऐसा कह दिया क्वेश्चन में, तो हमको समझ में आ गया लाइमन का फर्स्ट वेवलेंथ का फोटोन निकाला है हाइड्रोजन का, इसका मतलब 10.2 का एनर्जी डिफरेंस, मतलब ये जो एनर्जी लेवल होंगे वो z और 2z होंगे। यहाँ से हमको समझ में आ जाता है एनर्जी लेवल क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको थोड़ा सा आसान हो जाती है हमारे लिए। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको याद रखिएगा, इसको अपन क्वेश्चन के फॉर्म में अभी और समझ लेंगे, अभी बस नोट कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा तो वहां और क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्या है सब चीजें क्लियर जितनी पढ़ी अपन ने? अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे, है ना। तो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं अपन, तो लिखिए क्वेश्चन आप। व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन He पॉजिटिव आयन? बताओ, व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन He पॉजिटिव आयन? सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बताइए। What is radius of third orbit of He positive ion? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो आंसर आया मेरे पास, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। रेडियस होती थी 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। थर्ड ऑर्बिट बोला है तो n3, He पॉजिटिव बोला है तो z2, बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.529 into 3 का स्क्वायर 9 by 2। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर और ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बस कैलकुलेशन अब अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब मेरे पास कई आंसर आ रहे हैं यार, किसी का आंसर 2.38 आ रहा है, किसी का आंसर 0.70 आ रहा है, 2.38 ज्यादा आया है।
तो 2.38 शायद सही होगा। ये करीब करीब 4.5 बचेगा, तो 4 गुना से थोड़ा आसपास आंसर होगा। 0.5 का 4 गुना मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, तो ये नंबर मुझे सही लग रहा है ना। या चलो, अच्छा एक चीज हाँ मैं बोलना भूल गया था कि हमने जो बोहर मॉडल पढ़ा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब होते हैं जहां किसी एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा वो हमने कहीं कंसिडर नहीं करा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स हमने कहीं कंसिडर नहीं करा। मतलब हमने जो भी डेरिवेशन देखे हैं वो ऐसे एटम्स के लिए देखे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा तो हम हमारे लेवल पे नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो हमारे लेवल पे कोई पूछेगा भी नहीं हमसे ऐसा। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जाएगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी पूछा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li 2 पॉजिटिव आयन, बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li 2 पॉजिटिव आयन, बताइए। Li2 पॉजिटिव आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी सेकेंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था याद करिए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी आती थी, या टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड था वही काइनेटिक एनर्जी था। अगर आप याद करो तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही काइनेटिक एनर्जी आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी निकाल दीजिए बस, है ना। वह जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। Li2 पॉजिटिव है तो Z हो जाएगा 3, n क्या रखना है, सेकेंड, तो कैलकुलेट कर लीजिए बस आप इसको। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हो ना, यह आ जाएगा 9/4, 9/4 बनेगा मतलब 4.5 का आधा 2.25, 2.25 इंटू ये तो 13.6 इंटू 2 समथिंग प्लस उससे थोड़ा ज्यादा, तो 26 से थोड़ा ज्यादा नंबर आएगा, 27 समथिंग, 27 से भी ज्यादा आएगा, 28 के आसपास कुछ होना चाहिए। तो आंसर 28 के आसपास होना चाहिए। अच्छा 30 आ रहा है, 30.6, ओके हाँ क्योंकि 2.25 था ना, तो 30.6 कुछ आ रहा है, सही है, बढ़िया। चलिए तो एक काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछ लिया अपन ने, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज इन H एटम, बताइए। बामर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या आती है H एटम में, बताइए। सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज इन H एटम, सीरीज लिमिट या लास्ट वेवलेंथ। मैंने लिख भी दिया है, कंफ्यूजन नहीं हो आपको इसलिए कि लास्ट वेवलेंथ पूछ रहा हूं मैं। बच्चे मुझे आर के टर्म में आंसर दे रहे हैं, आर के टर्म में आंसर नहीं देना है आपको एग्जाम में कभी। आर की वैल्यू पुट करो, निकालो आंसर। मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे आर के टर्म में पसंद नहीं करना, मैं एनर्जी के टर्म में निकालता हूँ। तो मुझे ना बामर सीरीज की क्या निकालनी है, सीरीज लिमिट, मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पे आएगा। n इक्वल टू 2 की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ होती है 0, तो एनर्जी डिफरेंस जो आने वाला है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चाहिए, तो 12420 अपॉन 3.4 कर दो तो एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ जाएगी। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, तो आपकी जैसी इच्छा आप करना, तो आप कर सकते हो अपनी इच्छा से। चलिए तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप डिवीजन करना है आपको इसमें, तो डिवीजन करेंगे तो 3.4 है, करीब करीब 3.5 है, 7/2, 2 पर मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 8 समथिंग, 7 से डिवाइड करना
24 और 7 से डिवाइड करोगे तो 3000 के आसपास कुछ होना चाहिए। हाँ ये आंसर आ रहा है 3648 जैसा कुछ आंसर आया मेरे पास 36 के आसपास, तो 36 समथिंग समथिंग एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है मुझे। 3644 बोल रहे कुछ बच्चे, कुछ 3648 बोल रहे हैं, तो वो ठीक है चलता है, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में आप एग्जाम में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बच्चे को बहुत दिक्कत आएगी वहां पर, है ना, क्योंकि आंसर देखो जरा से में ऊपर नीचे हो जाएगा, हो सकता है कि आपका आंसर ऐसा आ जाए जो वो एक्सेप्ट ना करे। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने डाटा क्या दिया है। पेपर में हमेशा शुरुआत में देखना डाटा देते हैं कई बार, तो जो डाटा दिया हो क्वेश्चन में दिया है तो पेपर में शुरू में दिया हो वो देखना और उसको लेके कैलकुलेट करना, ठीक है, वरना थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो नंबर कट जाएंगे आपके। जैसे मेरे पास अभी 3 आंसर दिख रहे हैं मुझे, एक का आंसर है 3668, एक है 3644, एक है 3651, तो तीनों आंसर इतना डिफरेंस में है कि हो सकता है किसी का आप में से गलत हो जाए, समझे। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत कर लेना बच्चों। अभी एक नया आंसर और आ गया 3652, बोलो एक और आंसर आ गया। चलो सीरीज लिमिट का क्वेश्चन करा अपन ने, और बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, लिखिए आप, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम a sample is prepared, a sample is prepared in certain excited state, in certain excited state। कोई हाइड्रोजन लाइक गैस है, उसका सैंपल प्रिपेयर करा किसी एक्साइटेड स्टेट में, किसी सर्टन एक्साइटेड स्टेट में। आगे आगे लिखिए, a particular atom, a particular atom is observed, a particular atom is observed to produce, a particular atom is observed to produce photon of wavelength, a particular atom is observed to produce photon of wavelength 1217.6 angstrom. A particular atom is observed to produce 1217.6 angstrom. तो पर्टिकुलर एटम देखा, उसने ये वेवलेंथ प्रोड्यूस कर, then it is also producing, then it is also producing, it is also producing it is also producing 6 different types of photons. It is also producing 6 different types of photons. 6 different types of photons. It is also producing 6 different types of photons. If क्या लिख सकते हैं अपन, if allowed to do so, ऐसा लिख दो, if allowed to do so, if allowed to do so, अगर उसे हम अलाउ करें तो 6 तरह के फोटोन और बना रहा है, if allowed to do so, identify the atom, करें, identify the atom, कौन सा एटम था आइडेंटिफाई कर रहा है, करिए।
क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मुझे, क्वेश्चन की लाइन अगर कुछ भी छूट गई हो, कुछ हो। फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आप बोलेंगे क्या लिखा था, आपने क्या लिखा फर्स्ट लाइन में? एक सर इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, उसके बाद क्या होता है? sample is prepared in a particular excited state. A sample is prepared in a particular excited state. तो हाइड्रोजन लाइक कोई गैस है हमारे पास जिसका सैंपल बनाया गया इन अ एक्साइटेड स्टेट। चलिए और देख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ किसी को लैंग्वेज में गलत कुछ लग रहा हो प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। नारायण का आंसर आया कुछ मेरे पास। नारायण आंसर क्या हिसाब से दिया, क्या सोच के दिया आपने, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? सर वो एनर्जी बोला है तो पहले तो एच सी बाई लेमडा रख दूंगा, तो वहाँ से एनर्जी -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, वहाँ उसको इक्वेट कर दिया। एनर्जी को उसने बोला किससे इक्वेट करा? -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। क्यों, इससे क्यों इक्वेट करा बेटा? सर आपने इधर वेवलेंथ दिया है ना उसमें। हाँ वेवलेंथ दी है, तो वेवलेंथ से जो एनर्जी आएगी वो फोटोन की एनर्जी आएगी, हाँ सर। है ना? चलो उसके बाद आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे? और सर आपने बोला है कि वहाँ से 6 मतलब डिफरेंट टाइप के फोटोन आ सकते हैं, तो वहाँ से मैंने नहीं n ये निकाला। तो एनर्जी फोटोन की है, इसको किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी से इक्वेट क्यों करूंगा मैं? ये तो डेल्टा ई होगा ना, हाँ सर वही। दो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा ये, ठीक है? चलो इसके बाद क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। सर आपने बोला कि 6 डिफरेंट टाइप के फोटोन रिलीज करेगा वो। हाँ उसका मतलब क्या समझ में आया? n की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, यहाँ पर n इक्वल टू 4 है। हाँ आ रहा है सब बच्चों को? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4, क्योंकि इसके बाद नीचे कितने तरह के फोटोन आ रहे हैं? 6 फोटोन आ रहे हैं इसके बाद, इफ अलाउड टू डू सो। ये भी लिखाया था कि ऐसा हो पाए तो 6 फोटोन बनेंगे। ये समझ में आया? 6 फोटोन है तो हमारी जो ये एनर्जी लेवल है 4 है। इसमें किसी को डाउट कुछ भी? तो अब क्वेश्चन हो गया है बच्चों, अगर थोड़ा सा ढंग से सोचो तो क्वेश्चन हो गया है। एटम में फटाफट आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए आपको कौन सा था। और दिमाग लगाओ थोड़ा। नहीं हाइड्रोजन एटम नहीं है वो, गलत। एक मेरे पास आंसर है हर्षित का, बोरॉन। कैसे हर्षित, बोरॉन कैसा है आपका? मोइन गलत है, Z1 से छोटा नहीं आएगा। हर्षित बोरॉन कैसे कहा, बोरॉन क्या कुछ के बोल रहा हो, बताएंगे प्लीज? थोड़ा सही जा रहे हो आप, प्लीज बताओ। अच्छा एक हिंट दे देता हूँ, ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आई थी बताओ? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? बिल्कुल सही, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। वेरी गुड, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। इसका मतलब यहां से यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 का है। किसी हायर एनर्जी लेवल से
फोर्थ एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो 10.2 का है। इससे क्या समझ में आया? मयंक का आंसर आ गया, वेरी गुड मयंक। इससे क्या समझ में आया, बाकी बच्चे बताइए। ऊपर का एनर्जी लेवल कौन सा होना चाहिए था? संजना, वेरी गुड। ऊपर का एनर्जी लेवल कौन सा होना चाहिए था? 8, वेरी गुड, है ना, ये होना चाहिए था 8। और 8 से 4 का एनर्जी डिफरेंस 10.2 है। ये समझ में आते से मुझे समझ में आ गया कि ये Z है। याद करो, Z to Z का एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है, पढ़ा था अपन ने। Z और 2Z इन ऑर्बिट्स का, इन एनर्जी लेवल का एनर्जी का डिफरेंस 10.2 आता है। तो अगर 10.2 एनर्जी डिफरेंस आ रहा है तो ये Z होना चाहिए था, ये 2Z होना चाहिए था। ये अपन को समझ में आ गया। और अगर Z 4 है, मतलब सिंपल सी बात है, एटम क्या है? बेरिलियम। हो गया। आया क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्या ये आया, नहीं आया? बताओ कुछ यार, रिपीट कर देते। देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा है कि किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी एनर्जी लेवल पे, किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे, और वो इतना फोटोन, इतनी एनर्जी का फोटोन बना रहा है। तो एनर्जी आई 10.2। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा है कि यहां से जब वो ग्राउंड पे आ रहा है तो 6 तरह के फोटोन बन रहे हैं। n इक्वल टू किसी लेवल से ग्राउंड पे आ रहा है तो 6 तरह के फोटोन बन रहे हैं। तो ये होने के लिए कि यहां से यहां आने में 6 फोटोन बने, ये एनर्जी लेवल होना चाहिए था 4। और हमें ये बता दिया था क्वेश्चन में कि हायर एनर्जी लेवल से जब n इक्वल टू 4 पे आया तो 10.2 का फोटोन था। अब 10.2 का फोटोन आना मतलब वो एनर्जी लेवल होना चाहिए था Z, और ऊपर वाला होना चाहिए था 2Z। ये अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको एक आइडिया दिया था, कुछ पॉइंट बताया था मैंने कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो Z और 2Z एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस आता है 10.2। तो ये 4 और किसी ऊपर का एनर्जी डिफरेंस अगर 10.2 है तो वो होना चाहिए था 8 और ये होना चाहिए था Z4। क्लियर? तो Z4 आते से समझ में आ गया कि वो एटम कौन सा था? बेरिलियम। बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो दिया ना मैंने, ये इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अब आपका काम है इसका रेस पूरी कर लीजिए आप। और अभी कुछ चीजें बची है अपनी, जैसे मैंने नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको, अभी वो बचा है ना। रिकॉइल ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वो थोड़ा अपन देखेंगे। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें बची है। फिर हाइपोथेटिकल एटम्स का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो देखेंगे अपन। तो कुछ छोटी छोटी चीजें बची है अपनी, वो अपन देखेंगे चलो नेक्स्ट क्लास में। और बाकी तो इसका बेसिक हो गया है। चलो, हाँ, अब डाउट्स, आपको डाउट जो भी है पहले तो आप बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ डाउट हो तो बताओ, कुछ पूछना है तो। सर करें उसमें वो, सर वो ग्राफ वाले प्रॉब्लम सॉरी। हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, मुझे क्वेश्चन नंबर बोलो। अमन का एक डाउट आया, लास्ट में बेरिलियम कैसे डिसाइड हुआ। अमन देखो, हमें समझ में आया कि n इक्वल टू 4 से किसी ऊपर के एनर्जी लेवल का डिफरेंस 10.2 है। हमें समझ में आया था कि 4 से किसी ऊपर के एनर्जी लेवल का डिफरेंस 10.2 है। तो मैंने आपको याद करो एक पॉइंट पढ़ाया था कि Z और 2Z इन एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है 10.2। मैंने आपको बताया था किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो उसका एनर्जी लेवल 2Z और Z, इनका जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो 10.2 का आता है। तो किसी दो लेवल का एनर्जी डिफरेंस अगर 10.2 दिख रहा है तो उन लेवल की वैल्यू क्या होना चाहिए? Z, और ऊपर आना चाहिए था 2Z। Z अगर 4 है तो 2Z 8 हो जाएगा। आएगा समझ में? या चलो, हाँ, आप क्या बोल रहे थे, रेस का क्वेश्चन बताएंगे प्लीज, नंबर बोलो मेरे को। सर 8th वाला। 8, जस्ट अ सेकेंड। रेस तो सबके पास थी ना, वैसे रेस शेयर करने की जरूरत थी क्या इसकी? हाँ सर, है वो तो। 8, वेरी गुड। तो कहा गया मॉडर्न, ये रहा मॉडर्न फिजिक्स की रेस 1 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, नंबर कौन सा था? 8। हाँ सर 8th। 8। In a photoelectric experiment, the potential difference V that must be maintained between the illuminated surface and the collector, so that just to prevent any electron from reaching the collector, determined for different frequencies of the incident illumination.
जो उन्होंने लिखा है ना, वो जो लाइन लिखी है उन्होंने, उसका मतलब हो रहा है कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कलेक्टर प्लेट पे ना पहुंच पाए, कलेक्टर मतलब एनोड प्लेट पे ना पहुंच पाए, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाना चाहिए उसको उन्होंने प्लॉट करा है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करा है। तो उन्होंने वी स्टॉप प्लॉट करा है फ्रीक्वेंसी के साथ। ग्राफ दिया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड एट फ्रीक्वेंसी f1। किसी फ्रीक्वेंसी f1 पे क्या आएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, वो बताना है। तो निकाल दो यार, तुम्हें इसमें दिख रहा है f0 जो हो जाएगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा h इंटू f0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, hf माइनस वर्क फंक्शन विच इज hf0। आंसर आ गया, आया? यस सर। चलो शायद सेकंड भी पूछा है मेरे से। The wavelength of light in an experiment on photoelectric effect is double। wavelength डबल करे, wavelength डबल करने से एनर्जी क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन विल नॉट टेक प्लेस। हाँ, हम कंफर्म नहीं बोल सकते, हो सकता है हो रहा हो सकता है ना हो रहा, हमें नहीं पता। हो सकता है कि अब की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से बड़ी हो गई हो, या हो सकता है ना भी हुई हो, हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो इसका आंसर होना चाहिए फोटो इमिशन मे और मे नॉट टेक प्लेस, बी होना चाहिए। दूसरी चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें अगर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, अगर वेवलेंथ बढ़ाई तो कम हो गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सी वाला तो गलत है, वो डी में अपन Okay, बोल sir. सकते हैं डी सही है ना? बी और डी। हाँ बी ओ डी हो जाएगा। चलो 7 भी आया मेरे पास एक डाउट। Point source of light is used in photoelectric effect if the source is removed further from emitting metal, the stopping potential will। क्या किसी लाइट सोर्स को दूर ले जाने से उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है? क्या किसी लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या उसको पास में दूर ले जाओ तो? नो सर। नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बदलेगा? वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। चलो आया ये 7। सर उसके इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? कि इंटेंसिटी पे क्या अफेक्ट होगा, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा। दूर ले जाएंगे तो इंटेंसिटी का क्या होगा बताओ? मेरे को ऐसा पता है कि आपने साउंड वेव पढ़ लिया है, तो आप बता सकते हो। साउंड वेव पढ़ लिया ना आपने, साउंड वेव। किसी पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे जाके देखे तो यहाँ जो इंटेंसिटी होती है वो होती है उसकी पावर अपॉन 4πr²। पावर इसकी अगर p है तो ये हमारा सोर्स है जिसकी पावर p है, तो सोर्स से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन 4πr²। जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होगी। ठीक, यस सर। चलो और कोई डाउट इसमें? 10 नंबर क्वेश्चन है टोटल, 10 तक कोई और डाउट? हाँ दीपक, वो मैंने शायद बच्चों एक लिंक भेजी है, आप देखिएगा आपका फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप बनाया है उसमें लिंक भेजी है, तो उस लिंक पे आपको मिल जाया करेगी जो आप मांग रहे हो। फिर और 10 तक और कुछ डाउट? कोई भी नहीं है, वेरी गुड। अब देखो रेस टू इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, तो ये करके लाना है अगली क्लास में। जो चीजें बची ना उस पर क्वेश्चन ही नहीं है इसमें रेस टू में, तो अपन नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़ लेंगे, पर उसके बिना ही आप ये रेस तो पूरी कर सकते हो, तो रेस करके लाइएगा। ठीक है, सर रेस 3। रेस टू करके लाइएगा। 3 एक्चुअली क्या कोलिजन वाली है शायद, है ना? मैं देख रहा हूँ उसमें कोलिजन वाले दिख रहे क्वेश्चन मेरे को। यस सर, कोलिजन है, एटॉमिक कोलिजन। हाँ तो वो नहीं पढ़ा अपन ने अभी, वो अपन थोड़ा सा कल देखेंगे, कल जब आगे क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन फिर।